गुड आफ्टरनून सभी को। कहाँ तक डिस्कस हुआ था? अच्छा, एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, क्या आंसर आ रहा था उसका? क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा फोटोन। ये दे रखा है, ये ना। तो इससे हो गया हमारे पास लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा फोटोन इज 2/1 एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखी है c/100। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले बात करें लैम्डा इक्वल टू, हमें पता है h/p होता है। तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन अपॉन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 हो गया। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं हम हाफ mv², और एनर्जी ऑफ फोटोन मोमेंटम ऑफ फोटोन इंटू सी, पीसी। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ mv इंटू वी अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन इंटू सी। इसे आप फिर लिख सकते हैं हाफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी, यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन इंटू सी। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारे पास हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू हाफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो 1/2, ये वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 1/2, और ये हो गया हमारे पास 1/100, 1/400। हो गया नोट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड आउट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद
uncharged particle at a temperature T Kelvin. At a temperature T Kelvin. हाँ, क्या गया आंसर? H upon अंडर रूट 3m KT. बिल्कुल सही जवाब. वेरी गुड. क्योंकि देखिए लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट, ये हो गया 2m E एंड थर्मल एनर्जी की बात करें हम, थर्मल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा ई के इक्वल टू 3/2 KT. ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये लैम्डा इक्वल टू हमारे पास आ गया H अपॉन अंडर रूट 3m KT. Here K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, और T यहाँ पे टेम्परेचर है इन केल्विन. अब देखिए ये तो 3/2 होता है किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए. डायटोमिक होगा तो 5/2 और ट्राइएटोमिक होगा तो 6 या 7/2, है ना. मगर अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए मैं यहां पर डायटोमिक लेता तो फिर कितना लिखता? 5 लिखता, 3 ही आएगा. हाँ, क्योंकि ये केवल किससे एसोसिएट है? ट्रांसलेटरी मोशन से. ठीक है, लीनियर मोमेंटम ओनली ट्रांसलेटरी मोशन से. और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के, फिर 2 रोटेटरी हो गए, और फिर उसके बाद में वाइब्रेटरी आ जाता है. ठीक है, तो लिखिएगा इसमें स्पेशल पॉइंट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ associate with translatory motion. ओनली. ठीक है, ओनली किससे एसोसिएट है? ओनली ट्रांसलेटरी मोशन से. ठीक है, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन से एसोसिएट नहीं है. इसलिए चाहे मोनोएटॉमिक हो, डायटोमिक हो, ट्राइएटोमिक, सबके लिए यही रहेगा. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम ओनली किसके लिए रहेगा? ट्रांसलेटरी मोशन के लिए. हाँ भाई, हो गया यहां तक नोट? तो अगला क्वेश्चन लिखिए. डी ब्रॉगली वेवलेंथ of hydrogen atom at a temperature 27 degrees Celsius is lambda. Find out de Broglie wavelength of helium atom at a temperature 527 degrees Celsius.
फर्स्ट अंडर रूट 3/8 हाँ भाई और थ्री बाई 3/2 रूट 3/4 लैम्डा तो फिर ये हो गया। नहीं आया ये सही है। अंडर रूट 3/2 लैम्डा क्या रहा है सेकंड। कितनों क्या रहे सेकंड आंसर? वेरी गुड। अब तो फिर तो प्रोबेबिलिटी जो है वो इसी पे जा रही सेकंड पे ही है ना। करेक्ट आंसर सेकंड ही है +4। देखिए फिर भी चेक कर देते हैं। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3m/k/t। यहां देखिए k कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट और h कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारे पास लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m/t। अब रेशियो निकालें लैम्डा हीलियम अपॉन लैम्डा हाइड्रोजन एटम अंडर रूट mass of hydrogen atom upon mass of helium atom into temperature on hydrogen atom upon temperature on helium atom। ये वैल्यू होगी अंडर रूट, देखिए मास हाइड्रोजन का 1 तो हीलियम का होता है 4, ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इनटू टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हो गया हमारे पास, पूरा लिखो ना, ये मास ऑफ प्रोटॉन है और ये 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना। टेम्परेचर 300 और ये है कितना 800। तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 3/32, ठीक है। सो लैम्डा हीलियम इक्वल टू लैम्डा बाई, पूरा लिखते हैं, ये हो गया अंडर रूट 3/32 लैम्डा, यानी √3/4√2 लैम्डा। और करेक्ट आंसर सेकंड +4 मार्क्स। बाकी ये इनकरेक्ट है ना, नेगेटिव मार्किंग होती है ना। Explanation of Bohr quantization condition। Explanation of Bohr quantization condition। तो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन में देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि डी ब्रोगली ने सबसे पहले अपन बोर की बात करें तो बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट में रह सकता है जहां एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल हो। मगर ऐसा क्यों हो उस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और बोले ये कि जिन स्टेबल ऑर्बिट में रहेगा वहां उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब जिन स्टेबल ऑर्बिट में वहां एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो जो जिस स्टेबल ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन था वहां इलेक्ट्रॉन को इसने क्या माना था, पार्टिकल, और न्यूक्लियस का ये कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो यानी इस पे फोर्स वर्क कर रहा है। और किसी भी पार्टिकल पे यदि फोर्स वर्क कर रहा है तो ये एक्सेलरेटिंग पार्टिकल हुआ,
और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेगा। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चेंज, इसकी एनर्जी में क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, मगर ऐसा कोई बात उसने बताई ही नहीं। तो यहां भी क्या हुआ, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी को डी ब्रोगली ने बताया कि जिन स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वहां इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फॉर्म में नहीं होकर किस फॉर्म में है, वेव फॉर्म में। और कौन सी वेव, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव एनर्जी तो रखती है बट एनर्जी प्रोपेगेट नहीं करती। सो ये बात क्लियर हो गई, कौन सी वेव हो गई, स्टेशनरी वेव। अब बात वेव है तो फिर बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि सारी बातें तो उससे एक्सप्लेन हो रही है। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि जो भी सर्कुलर ऑर्बिट है, ओनली किसके लिए बात करी इसने, सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट किसका होता है, एस पी डी एफ एस। तो एस ऑर्बिट के लिए बात करी, क्योंकि तब तक बोर्ड ने भी केवल हाइड्रोजन एटम के लिए बात करी थी, एक ही इलेक्ट्रॉन था एस में ही, है ना, क्लियर है बात। उससे आगे वाले पे फिर अप्लाई नहीं हो पाया था, जो कि मोजले आगे थे, ये सब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लिया। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने बताया कि जो सर्कुलर ऑर्बिट की सरकमफेरेंस है वो वेवलेंथ का क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। ठीक है, यदि फर्स्ट प्रिंसिपल पे आना है, यानी वेवलेंथ वन इंटीजर मल्टीपल है, तो कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई, वन। यदि सेकेंड ऑर्बिट पे आ गए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गई, टू। ठीक है ना, यानी दो वेव बनेगी कंप्लीट। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में थ्री वेव कंप्लीट बनेगी, फोर्थ ऑर्बिट में फोर वेव कंप्लीट बनेगी, कंप्लीट वेव बननी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो लिख लेते अपन इसे पहले। बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन लिखिए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, circumference of circular orbit, circumference of circular orbit is equal to integer multiple of de Broglie wavelength associated with electron। तो ये हो गया 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लैम्डा। हियर आर एन जो है वो है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होती है ये अप्रोक्सीमेट 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हियर जेड जो है वो है एटॉमिक नंबर, और एन यहां पे है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, एसपीडीएफ तो सब सेल हो जाते हैं, और के एल एम एन क्या हो गया, शेल हो गया।
हाँ भाई, कितना आ रहा है आंसर? 3। कितने बोल रहे हैं? 3। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है 3 +4 मार्क्स। क्योंकि ये देखिए, ये तो नोड हो गए। नोड स्टेशनरी वेव में कभी भी चेंज होते ही नहीं है, ठीक है। नोड पे पार्टिकल का तो डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है? 0। तो इसीलिए जबकि प्रोग्रेसिव वेव में नोड एंटी नोड में और एंटी नोड नोड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एनर्जी प्रोपेगेट हो जाती है। यहाँ एनर्जी प्रोपेगेट नहीं होती, इसमें स्टोर होगी। तो ये डिस्टेंस दो नोड के बीच की क्या हो गई? λ/2। ये λ/2 हो गया। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए कि 2πrn इक्वल टू क्या होना चाहिए? n लैम्डा, ठीक है। कंपेयर इससे करें तो अब इसकी सर्कमफेरेंस की लेंथ देखें तो 2πr किसके बराबर आना चाहिए? 6 इंटू λ/2। एक लूप जो है λ/2 के बराबर की लेंथ रखता है, तो टोटल लूप कितने हैं? 6। कितने बन गए ये? 3 लैम्डा। कंपेयर करें इसे तो देखिए, ये कंपेयर हमने इससे किया तो किसके बराबर आ रहा है? n इक्वल टू 3। सो n इक्वल टू वैल्यू आ रही है हमारे पास 3। और ऐसे भी देख लें तो कंप्लीट वेव कितनी बनेगी? 3। एक लूप λ/2 के बराबर होता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट de Broglie wavelength associate with electron on ground state hydrogen atom. On ground state hydrogen atom. हाँ भाई, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है 3.3। हाँ ठीक है, 1 डेसिमल तक तो जो भी 3.2 3.3 जो भी आ रहा है वो तो ये नियर अबाउट हो गया। इसके अलावा आ रहा है क्या? इसके नियर अबाउट आ रहा है वो तो एक ही बात हो गई है ना। 3.14 आ रहा है। 3.14 तो नहीं आएगा। फिर 3.14 कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक रह गई, वो 3.3 ही है। क्या आंसर आ रहा है? 3.32। वो 3.1 वो यही है ना। ठीक है, सबके +4 मार्क्स। जिन जिनके भी 3 पॉइंट, देखिए 3.3
3.2 जो भी आ रहा है नियर अबाउट वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक्चुअल आ जाएगा ये 3.32 कैलकुलेट करेंगे तो। देखिए 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर एन की वैल्यू 0.529, एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम और इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। अब यहां पर एन की वैल्यू क्या होगी 1 और जेड की वैल्यू क्या लेंगे 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट है N1 हो गया और हाइड्रोजन एटम है तो जेड क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529, ठीक है, और एंगस्ट्रॉम इक्वल टू लैम्डा। देखो ध्यान देना, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करूं ना 0.5 ही मानता हूं तब 1 बनेगी और तब जाके 3.14 आएगा, जबकि 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो नेचुरली 1 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो ये 3.14 से थोड़ा ज्यादा आएगा। क्लियर हो गया? तो लैम्डा अप्रोक्सीमेट 3.3 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं इसी में बात करता हूं, दो अलग अलग बात करूंगा, तो ये रेडियस R1 हो गई, फिर नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो गई R2 हो गई, वो तो अपन निकालते हैं ना, ठीक है। तो इनके बीच का सेपरेशन वो भी हम निकाल सकते हैं रेडियस के डिस्टेंस से, ठीक है। और आपसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो फिर इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी 20 एंगस्ट्रॉम। अरे भाई एन लैम्डा, लैम्डा आपको दे दिया, बस एन से मल्टीपल करना है, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट लिखिए, इसमें फर्स्ट लेना हम रिकॉइल एनर्जी। रिकॉइल एनर्जी, तो रिकॉइल एनर्जी क्या है, देखिए रिएक्शन फोर्स के कारण जो काइनेटिक एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है वो कहलाती है रिकॉइल एनर्जी। ये मैटर वेव का पार्ट नहीं है, ये पार्ट एक्चुअल में है तो किसका काइनेमेटिक्स में न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। जिसमें आपने एग्जांपल किया भी था कि गन से बुलेट चलाएं, ठीक है, तो बुलेट आगे की ओर जाएगी तो गन पीछे की ओर जाएगी, किस कारण रिएक्शन फोर्स के कारण। जैसे कोई व्हील वाली ट्रॉली है, उससे आप आगे की ओर जंप कर रहे हैं, ट्रॉली पीछे की ओर जा रही, किस कारण रिएक्शन फोर्स के कारण, ठीक है। सो रिएक्शन फोर्स के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कहलाएगी रिकॉइल एनर्जी। जैसे मैं मान लीजिए इस पे फोर्स लगा रहा हूं और अब इसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो ये रिकॉइल एनर्जी नहीं है क्योंकि तो एक्शन फोर्स है, एक्सटर्नल लग रहा है। रिएक्शन फोर्स के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कहलाएगी रिकॉइल एनर्जी, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब बात आती है कि ये मैकेनिक्स का था तो यहाँ क्यों रख दिया, क्योंकि वहां पे क्या होता है फोटॉन्स के बारे में मान लीजिए किसको पता है नहीं पता है, इसलिए इसको टॉपिक कनेक्टिंग मानते हुए यहाँ इधर रख दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है ना। जब फोटोन से, ये जो क्वेश्चन अभी बताऊंगा ना मैं फोटोन से कनेक्टेड, बाकी रिकॉइल एनर्जी के गन वाले क्वेश्चन आपने वहीं किए हैं, सारी चीजें वहां की है ना। तो लिखिए रिकॉइल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी obtained due to reaction force is called recoil energy, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इन केस ऑफ रिकॉइल एनर्जी, इन केस ऑफ रिकॉइल एनर्जी लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व।
क्योंकि रिकॉइल एनर्जी किस कारण आ रही, रिएक्शन फोर्स, और रिएक्शन फोर्स किस कारण आता है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण नहीं, एक्शन रिएक्शन के कारण। क्लियर बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो यानी ये एक्शन रिएक्शन फोर्स कौन से है, इंटरनल फोर्स है। एक्शन रिएक्शन फोर्स कौन से है, इंटरनल फोर्स। क्लियर है बात। तो नेक्स्ट, तो ये जितने भी रिकॉइल एनर्जी जब भी या रिकॉइल वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं तो वहां उस कंडीशन में लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। ठीक है, तो अभी मैं इसे प्रोसेस वाइज समझा रहा हूं, फिर आपको मैटर वेव के अकॉर्डिंग, ओनली मैटर वेव के अकॉर्डिंग आप इसको किस किस तरह से कर सकते हैं वो सारी कंडीशन लेते हुए चलेंगे, है ना। पहले प्रोसेस वाइज चले। तो अब आप आ जाइए इसमें, क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज थर्ड। एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ये एक एटम है, एटम, और जिसका मास आपको गिवन है, मास ऑफ एटम m। इसमें फोटोन इमिट होता है, ये इमिट कर रहा है क्या, फोटोन। अब फोटोन एटम से कब निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांजिशन। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो ये इससे फोटोन इमिट हो रहा है। होता है ना, एनर्जी इमिट करता है जब हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, क्लियर की बात है। अब ये फोटोन इमिट हुआ तो इस फोटोन का जो लीनियर मोमेंटम है फोटोन का, वो आप अच्छी तरह जानते हैं E/c होता है। या फिर मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, h/c। कोई कंफ्यूजन। और वेवलेंथ दे रखी हो तो h/λ ले सकता हूं। ठीक है ना, जो कंडीशन दे रखी हो इसके अकॉर्डिंग ये फोटोन का मोमेंटम हो गया। मगर देखो इनिशियल में एटम रेस्ट में था तो लीनियर मोमेंटम 0, तो बाद में भी लीनियर मोमेंटम 0 होना चाहिए क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा। तो फिर एटम इसमें इस डायरेक्शन में जाएगा, ये मोमेंटम ऑफ एटम हो गया, हो गया। यानी मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ एटम और मोमेंटम ऑफ फोटोन ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्लियर है। तो अब इसे हम मोमेंटम ऑफ फोटोन आपको दे रखा है कितना, तो ये दे रखा है h/c, क्योंकि इसने कहा न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन इमिट कर रहा है तो मोमेंटम हो गया h/c। ठीक है, अब मुझे निकालनी रिकॉइल एनर्जी, रिकॉइल एनर्जी। सो रिकॉइल एनर्जी है क्या, बताया था हमने, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ mv², या तो मैं इस मोमेंटम को लिखूंगा mv और यहां से वेलोसिटी निकाल लूंगा और फिर उसमें रख दूंगा, या हाफ mv नहीं लिखते हैं, हाफ mv², तो फिर आप लिख सकते हैं p²/2m। ये रिकॉइल एनर्जी आप किसकी निकाल रहे हैं, तो रिकॉइल एनर्जी ऑफ एटम, क्योंकि रिएक्शन फोर्स तो एटम पे लग रहा है ना, तो रिकॉइल एनर्जी ऑफ एटम निकाल रहे हैं हम। तो फिर ये मोमेंटम किसका आएगा, एटम का, और ये मास भी किसका होगा, एटम। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है भी। अच्छा, मोमेंटम ऑफ एटम किसके बराबर है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मैं इसे इक्वल कर सकता हूं मोमेंटम ऑफ फोटोन स्क्वायर ट्वाइस मास ऑफ एटम। मास थोड़ा बराबर कर सकते हैं, जैसे गन की जो मोमेंटम होगा मैग्नीट्यूड उतना ही किसका होगा, बुलेट का, पर बुलेट का मास और गन का मास थोड़ा बराबर है, मोमेंटम इक्वल है मैग्नीट्यूड में। सो मोमेंटम हमने इसका इसके बराबर कर दिया, मास इसका था जो ही मास है। और समझ में आ रही है यहां तक, कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो फोटोन का जो मोमेंटम है वो किसके बराबर है, h/c, ये होल स्क्वायर अपॉन 2m, मास ऑफ एटम है m, तो m रख दिया हमने।
सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास रिकॉइल एनर्जी h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन 2mc²। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अरे कंफ्यूजन है? नहीं है। अब एक और बात ध्यान दे लो, इधर आ जाते हैं अपन सेकंड मेथड, ठीक है ना भाई। देखिए इस तरह से किया वो पूरा प्रोसेस वाइज सही है, मगर ऐसे करता है तब भी आंसर आ जाएगा उसका। देखो मुझे निकालनी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन 2m हो गया ना। या फिर मैं ऐसा नहीं लेता हूं तो मैं ये ले सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं ना, कोई डाउट नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो अपन लिखते हैं एच अपॉन एम वी, ये लिखते हैं ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो मैं यहां पर ये जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की होगी वही वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, फोटोन। क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या है, सेम। मोमेंटम सेम है तो वेवलेंथ दोनों की सेम होगी। एट दैट टाइम हर जगह नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, केवल मैटर वेव में, बाकी जगह तो पूरा प्रोसेस ही है। तो मैंने वेवलेंथ सेम कर दी, हो ना सेम। अब मैं यहां पर रख सकता हूं, तो देखिए इस वैल्यू को m से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया, ये हो गया 1/2m, ये हो गया मोमेंटम। अब डायरेक्ट वहां पे आओगे वही बात है, वहां पे भी वही बात आ जाएगी, पी स्क्वायर, ठीक है। और मोमेंटम ऑफ फोटोन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, या इनकी वेवलेंथ। तो वापिस बात तो वहीं की वहीं कंडीशन आ रही, चेंज में तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ना। बात ऐसे चेंज देके तो चेंज नहीं है, मगर हाँ ऐसा कर सकते हैं। चेंज आगे आपको पता लगेगा एक और क्वेश्चन में, उसमें लगेगा, मगर चेंजेस ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने वेवलेंथ एक की निकाली दूसरे में रख देंगे तब भी वो आ जाएगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करें अपन, कौन सा था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2m/e कैसे निकालो, इससे आ जाता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर हो गया, है ना। यहां पर आ गया अपन। अब ये लैम्डा किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का, और मुझे लैम्डा किसका रखना है, फोटोन का। तो फोटोन का लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया भाई, c/न्यू, ये हुआ ना, क्या हुआ, c/न्यू। तो ये वैल्यू रख दो, एच स्क्वायर अपॉन 2m c/न्यू स्क्वायर। तो ये आ गया एच स्क्वायर अपॉन 2m c² न्यू स्क्वायर, ये आ गया ना सेकंड में। इससे निकालना चाहूं इससे भी ला सकता हूं, पर ये केवल उसी कंडीशन में आ रहा है, रिकॉइल एनर्जी की कंडीशन में, ध्यान दे लेना भाई। क्योंकि रिकॉइल की कंडीशन में लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम, और मोमेंटम सेम है तो वेवलेंथ सेम कर सकते हैं, हर कंडीशन में नहीं। तो रिकॉइल में आप चाहे करना चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से दिक्कत हो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से हमने मेथड बता दिए है ना, ठीक है ना। कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29, एक्सरसाइज थर्ड का ही, ठीक है। अब इस 29 क्वेश्चन में देखो, ये एटम दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम, ये n इक्वल टू 1 2 3 4 5, n2 इक्वल टू 5, 5 से इलेक्ट्रॉन 1 में जंप कर रहा है और इससे फोटोन इमिट हो रहा है, और आपसे रिकॉइल स्पीड पूछी गई है, ठीक है।
तो एक तो तरीका ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, ट्रांजिशन से जो वेवलेंथ आप निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो उस वेवलेंथ को निकाल लेंगे और इसकी स्पीड की इक्वल कर लेंगे। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप फोटोन की एनर्जी वो भी वही एटॉमिक स्ट्रक्चर से लाना पड़ेगा, है ना, ट्रांजिशन से हम निकालें। तो देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन, जो ये इमिट हुआ ना फोटोन, इसकी एनर्जी होती है RHC 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जेड यहां पर 1 कर दिया हमने, हाइड्रोजन एटम है ना, ये एटम ले रहे हैं हम हाइड्रोजन एटम, और इसके लिए जेड की वैल्यू क्या हो गई 1। अरे पता है ये फॉर्मूला, हाँ, ये RHC होता है रिडबर्ग एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? रिडबर्ग एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डायरेक्ट लिखिए तो देते हैं, फोटोन की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, डाउट तो नहीं इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। फोटोन की एनर्जी है c/λ। आगे एनर्जी होती है ना फोटोन की, ये इसको इसके बराबर कर दूं RSC 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के। अभी दिख जाएगा, देखो ये H से H गया, C से C कैंसिल, 1/λ इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये याद कर रखा, रट रखा है ना, है ना, क्लियर बात? ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो ये बात क्लियर है कि मोमेंटम ऑफ एटम किसके बराबर होगा? मोमेंटम ऑफ फोटोन, मैग्नीट्यूड में। जब भी रिकॉइल की बात करेगा इसका मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्स की बात है, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। डाउट तो नहीं है इसमें? तो अब देखो यहां पर मैं एटम का मोमेंटम लिखूं तो मास इंटू स्पीड, और इसका मोमेंटम क्या होगा? h/λ, h/λ। तो h/λ इसको लिखूं तो h से इधर मल्टीपल कर दूंगा, इधर भी मल्टीपल कर दूंगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है? हाँ, ये एक्चुअल में फॉर्मूला रियल यही है। आपको डायरेक्ट क्या किया जाता है, यहाँ पे वैल्यू याद करा दी जाती है, EN इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब इसका डिफरेंस निकालोगे आएगा, ये RHC इक्वल टू होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। R रिडबर्ग कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट और C स्पीड ऑफ लाइट है। जब इन्हें मल्टीपल करेंगे ना तो वैल्यू आएगी जूल में, जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में लेके जाएंगे तो ये वैल्यू बनती 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो वो RHC के टर्म्स में ये हो गया। अब इससे क्या हो गया कि आपके ये सारे फॉर्मूले अपना आप बन जाएंगे। देखो फोटोन की एनर्जी निकालनी आपको इमिटेड, तो ये HC/λ लिखूंगा, HC कट गया, 1/λ इक्वल टू ये आ गया। भैया बस आप ये याद रख लो कि 13.6 क्या होता है? RSC होता है, मल्टीपल, है ना। अब जैसे मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दूंगा hν इक्वल टू RSC 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये देखो यहां से H कैंसिल हो गया, RC के बराबर आ गया। ठीक है ना, तो वो इससे भी आ जाएगा, और आपने जो याद कर रखा है ना 1/λ उससे भी आ जाएगा, पर जो एक्चुअल है वो ये हो गया आपका। ठीक है, 13.6 जो होती है वो कहलाता है RSC। 13.6 आया तो सही ना, कहां से आया? तो आपने देखा होगा डेरिवेशन किया था आपने, तो उसमें R, H और C की टर्म्स में आते हैं, उस डेरिवेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं वैल्यू रख के,
13.6 है ना, क्लियर है। तो वो RHC की वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। हाँ यहां तक तो हो गया। अब यहां हम ये कह रहे कि मान लीजिए ये याद नहीं है आपको, तो ये वेवलेंथ याद है ट्रांजिशन से, तो भी आप निकाल सकते हैं, क्लियर। अब यहां से मैं वेलोसिटी निकालूं, रिकॉइल स्पीड, तो रिकॉइल स्पीड v इक्वल टू क्या हो गया, RHM 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये आप रख दीजिएगा n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 5, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स के कारण जो एनर्जी आएगी वो कहलाएगी रिकॉइल एनर्जी, और जो स्पीड आई वो कहलाएगी रिकॉइल स्पीड। और एक्शन रिएक्शन फोर्स से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, इसलिए लीनियर मोमेंटम यहां क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, जब पी सेम रहेगा तो अपना आप ही समझ में आ रहा है कि वेवलेंथ आप क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। हो गया तो नोट। हो गया पार्ट नोट। नेक्स्ट है अगला स्पेशल पॉइंट में लिखिए एक्स रेज। ठीक है, एक्सरेज की भी बात करें तो एक्सरे चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है और नहीं नीट सिलेबस में, मगर इसके क्वेश्चंस 2 बार देखे गए हैं। तो वो क्यों आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर है आपका, और एक्सरेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, उस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि डिसेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है तो वो सब आप अच्छी तरह जानते हैं। इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अपन ने लिया था ईएम वेव्स स्पेक्ट्रम में। ठीक है, विजिबल भी यानी जो लाइट है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, यूवी रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मगर डिसेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल गामा रेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। गामा रेज तो केवल उसी कंडीशन में प्रोड्यूस होगी जब न्यूक्लियस से या तो अल्फा डीके हो या बीटा डीके हो, यानी एक्साइटेड न्यूक्लियस जब डी एक्साइटेड होगा तभी गामा रेज हो इमिट होती है। बाकी सारी रेडिएशन डिसेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के थ्रू इमिट हो सकती है। ठीक है, कौन सी, गामा के अलावा। बात समझ में आ रही है यहां तक। ठीक है, अब एक्सरेज प्रोडक्शन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आप आ जाइए पेज नंबर 117 मॉड्यूल में, और नहीं लाए हो तो लिख लीजिए, लिखिए एक्सरेज प्रोडक्शन is reverse process of photoelectric effect. X-rays production is reverse process of photoelectric effect.
देखिए ये मेटल है, इसका वर्क फंक्शन है फाई, और इस पर मैंने रेडिएशन इंसिडेंट की है, रेडिएशन, यानी जो फोटोन है इसकी एनर्जी ग्रेटर देन हमने क्या लिए फाई। सो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा। ठीक है, ये फिनोमिना तो क्या हो गई थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या स्ट्राइक करा रहे हैं यहां पे, फोटोन, और क्या इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मेटल है और इस पर अब स्ट्राइक करा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन, स्ट्राइक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑर्डर रहेगा किसमें, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो, और ये यहां से इमिट हो रहा है एक्स रेज फोटोन, एच न्यू। ठीक है, ये एक्स रेज फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू, ये ऑर्डर है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एक्स रेज प्रोडक्शन हो गया। एक्स रेज प्रोडक्शन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सिंपल सी बात है। यहां पर हम फोटोन स्ट्राइक करा रहे हैं मेटल पे और इमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। एक्सरेज प्रोडक्शन में मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करा रहे हैं और क्या इमिट हो रहे हैं, फोटोन। मगर यहां इलेक्ट्रॉन जो आप स्ट्राइक करा रहे हैं उसकी एनर्जी किसमें है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी आप अपना भी जानते हैं, Q इंटू वी। मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। सो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाकर स्ट्राइक करने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूंगा, किसमें, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इससे स्ट्राइक करेंगे तो फिर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही फोटोन इमिट करेंगे। अब कैसे, ये फोटोन दो तरह से आता है, ट्रांजिशन के कारण भी आता है और डिसलरेशन के कारण भी आता है। ट्रांजिशन के कारण आया तो वो तो कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कौन सी एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। और डिसलरेशन के कारण आया वो कहलाती है कंटिन्यूस एक्सरेज। ठीक है, मगर अब अपन इतना डिटेल में जाएंगे, इसका मतलब तो अब एक्सरे चैप्टर आपका सिलेबस में होना चाहिए, मगर सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन इतना डिटेल में आगे नहीं जा रहे। ठीक है, तो बात ये है कि क्वेश्चन आ जाता है, अब उसी वाले पार्ट पर चलते हैं ना। तो क्वेश्चन के लिए देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में ये बात बताई जाती कि कोई भी एक्सेलरेटिंग या डिसलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी ये जो पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस है ना, ये एटम है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, ये न्यूक्लियस के बहुत नजदीक से निकलता है, तो इस पर न्यूक्लियस का कूलम अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा, कूलम अट्रैक्शन फोर्स। और इसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। और काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में रेडिएट हो जाता है। तो लिखिएगा पॉइंट, इतना कुछ लिखने की जगह डायरेक्ट पॉइंट लिखे। लिखिए, decelerating charge particle, decelerating charge particle emits electromagnetic waves, electromagnetic waves, decelerating charge particle emits electromagnetic waves। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फोटोन। ठीक है, अभी ये फोटोन है, एक्सरे फोटोन है, ऐसा नहीं कहा अभी हमने, है ना, क्योंकि वो कितनी एनर्जी की रेडिएशन इमिट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा ना। मान लीजिए उसने तो एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में कर रहा है, मान लीजिए
8 से और 3.2 तक, तो फिर कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुई? अरे 1.8 से 3.1 तक विजिबल, ठीक है ना, तो वो तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही पता लगा पाएंगे, है ना। मगर हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कर रहा है, ये रेडिएट कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्स रेज फोटोन। ठीक है, ये जो स्ट्राइक कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वो किस में जाएगा? फोटोन। एक्सरेज की जगह लिख दीजिएगा, ठीक है, चलिए लिख ही दो यहां पे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी लिख दीजिए स्ट्राइकिंग, इलेक्ट्रॉन के बाद लिखिए स्ट्राइकिंग टू टारगेट, स्ट्राइकिंग टू टारगेट, टारगेट को स्ट्राइक करे ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एनर्जी में जो लॉस आ रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी में, वो किस में जाएगा? एक्सरेज फोटोन में। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ये काइनेटिक एनर्जी लॉस लिखा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। भाई मैं चेंज लिखता हूं तब तो फाइनल माइनस इनिशियल, मगर मैंने पहले ही लॉस मेंशन कर दिया ना, तो यानी पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम। क्लियर होगी बात है। इक्वल टू किसके बराबर है? एनर्जी ऑफ फोटोन एससी बाई लैम्डा। यहां तक बात क्लियर होगी। जितना ज्यादा लॉस होगा उतनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन इमिट होगा, इसका मतलब तो ये हो ना। अब लॉस कितना ज्यादा हो सकता है? जब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इससे ज्यादा लॉस तो हो ही नहीं सकता, नहीं यानी 100% लॉस हो जाए, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी इसकी? ई वी, अप्लाइड पोटेंशियल, जो आपने अप्लाइड किया था, जिससे इलेक्ट्रॉन को क्या किया था? एक्सलेट। वी अप्लाइड पोटेंशियल लिखा हुआ है ना, वी ए लिख दो या वी अप्लाइड पोटेंशियल लिख दे, समझ जाएंगे वही इसमें। माइनस फाइनल क्या हो गया? जीरो, इक्वल टू एच सी बाई, अब ये फोटोन की एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, इससे ज्यादा एनर्जी को फोटोन नहीं निकल सकता। अब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम, सो ये लैम्डा मिनिमम हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा मिनिमम इक्वल टू एच सी अपॉन ई वी अप्लाइड। ठीक है, ये वैल्यू आप रख सकते हैं। एच सी की वैल्यू होती है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन ये ई वी अप्लाइड। ठीक है, ये ई से ये ई कैंसिल हो गया, कैंसिल। तो यानी लैम्डा मिनिमम किसके प्रोपोर्शनल आ गया? लैम्डा मिनिमम proportional to 1 upon V applied. ये है पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया ना हमने, तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ईवी, मगर ये रिटार्ड किस कारण हुआ है? मेटल से स्ट्राइक करने के कारण। पोटेंशियल डिफरेंस से तो हमने इसको क्या किया? एक्सेलरेट, और काइनेटिक एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना। फिर ये जब मेटल से स्ट्राइक किया तो मेटल के एटम से कोलिजन के कारण क्या होगा? ये रिटार्ड होगा ना। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया वो किस में गया है? एक्सरेज फोटोन में। लॉस कम होगा तो यूवी में भी जा सकता है, ठीक है ना, और लॉस कम होगा तो विजिबल में रह सकता है, और लॉस कम हुआ तो कम एनर्जी की इंफ्रारेड हो सकती है। क्लियर? हम यहां मान के चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा लॉस हुआ तो वो किस में जाएगा? एक्सरेज में। बात समझ में आ रही? और ये क्वेश्चन आया था
कि एक्सरेस फोटोन की मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू, तो 1/v 1/√v, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कर दिया 1/√v। यह इलेक्ट्रॉन की नहीं है, एक्स रेज की वेवलेंथ है। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है? हाँ बोलिए। नहीं हो सकता ना। सो लैम्डा वेवलेंथ फोटोन मिनिमम पॉसिबल ही नहीं है। रहेगा, तो बस ये तो हाइपोथेटिकल है। मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है? तो मिनिमम से मिनिमम इतनी हो सकती है, इससे कम पॉसिबल नहीं है। बट ये लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ भी पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, नहीं तो आइडियल सिचुएशन नहीं। किसने, अच्छा, स्ट्राइक करने वाले इलेक्ट्रॉन की तो काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन हम इमिट कराते थर्मियो आयनिक इमिशन से। यहां जो इलेक्ट्रॉन इमिट कराते हैं ना, ये देखिए, ये तो एक कैथोड और ये हमने फिलामेंट ले लिया। ठीक है, तो ये फिलामेंट हीटेड होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। कौन सा इमिशन है? थर्मियो आयनिक इमिशन। अब इसके बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, वी अप्लाइड। ये टारगेट है, इससे स्ट्राइक करेगा ये, और ये स्ट्राइक करेगा तो ये एक्सरेस फोटोन क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। मगर अब आपके चैप्टर ही नहीं तो उसमें आगे डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। बहुत सिंपल है कि जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो किस में गया? फोटोन की एनर्जी में, है ना। अब वो फोटोन की एनर्जी यदि यूए है तो यूवी रेस फोटोन हो जाएगा, एक्स रेस है तो एक्स रेस फोटोन हो जाएगा। मतलब सबके लिए सेम कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है ना। यहां एक्स रेस की जगह क्या बन जाएगी? यूवी रेस बन जाएगी। डिसलेटिंग चार्ज पार्टिकल, केवल किसके लिए बात कर रहा हूं? डिसलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर लिखिए, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस, देखिए भाई, नेक्स्ट चैप्टर है न्यूक्लियाई। लिखिए इसमें न्यूक्लियस। ठीक है, it is a center core of every atom। सिंपल सी बात है, सभी एटम का जो सेंटर कोर है पार्ट, वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये ऑर्डर रहेगा 10⁻⁻15 मीटर। अब मगर एक मिनट ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक के पहले पेज को ही पढ़ेंगे तो रेडियस का ऑर्डर दे रखा है 10⁻14 मीटर।
तो अल्फा स्कैटरिंग में न्यूक्लियस पे भी आप अच्छी तरह जान रहे हैं पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पहले ही क्या होगा, न्यूक्लियस के पहले ही क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो उसके थ्रू मेजरमेंट की गई 10⁻⁴ मीटर आई, किसमें, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। मगर बाद में इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आप उसी के बाद के 3rd या 4th नंबर के पेज पे देखेंगे तो नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इसकी जो रेडियस है वो उसके कंपैरिजन में मोर एक्यूरेट मेजरमेंट आई और वो 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो अब ये वो किस है, वो 10⁻⁻14 मानेंगे या 10⁻⁻15 मानेंगे। तो देखिए वो ऑब्जर्वेशन किसके थ्रू ले रहा है उस पर डिपेंड करेगी। वो यदि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहा है तो 10⁻⁻14 मीटर होगा, और एक्यूरेट मेजरमेंट की बात करेगा यानी इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग से तो वो 10⁻⁻15 आएगा। तो -14 भी हो सकता है और -15 भी हो सकता है। ठीक है, मगर ये दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक है, या तो 10⁻⁻15 देगा या 10⁻⁻14 देगा। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ एटम। ये होगा ऑर्डर क्या, 10⁻⁻10 मीटर और एंगस्ट्रॉम ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब केवल 10 की पावर, आगे मल्टीपल वैल्यू वो <5 कुछ भी हो सकता है। इन न्यूक्लियस ZXA, तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जेड क्या है यहां पे, एटॉमिक नंबर, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए यहां पे है मास नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें फाइंड करना है, तो ये होगा A-Z। ये वो बातें हैं सब जो आपको पता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई में फर्स्ट लिखेंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप वे न्यूक्लियाई जिनमें एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, बट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल है इसका 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हो गए। आइसोबार, आइसोबार जिनमें मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। इसमें एग्जाम्पल हो गया 6 कार्बन 14 एंड 7N14 आर आइसोबार। इसी में स्पेशल पॉइंट है मिरर न्यूक्लियाई, और ये मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है, आइसोबार ही है।
ये पार्ट नोट हो गया। मिरर न्यूक्लियाई यानी आइसोबार ही है, इसमें मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरचेंजेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए 7n15 and 8O15 are mirror nucleus। देखिए यहां पे मास नंबर सेम है, यानी मिरर न्यूक्लियस आइसोबार ही है, मगर ये आइसोबार की स्पेशल कंडीशन हो गई। यहां इसमें देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, और आप मास नंबर की बात करेंगे तो 15 है। इसमें आप देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, और मास नंबर 15 है। देखिए यहां पर मास नंबर की बात करूं मैं तो इन दोनों में मास नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और अभी सेम, तो मास नंबर सेम है। नेक्स्ट है, बात करते हैं इसके पहले वाले के नंबर ऑफ प्रोटॉन दूसरे वाले के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर जा रहे हैं, और पहले वाले के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दूसरे वाले के नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के इंटरचेंजेबल है, बाकी मास नंबर सेम है, तो ये न्यूक्लियस कहलाएगा मिरर न्यूक्लियस। यानी जितने भी मिरर न्यूक्लियस होंगे वो आइसोबार भी होंगे। मिरर न्यूक्लियस है तो आइसोबार है, मगर हर एक आइसोबार मिरर न्यूक्लियस होगा ये जरूरी नहीं है। देखिए ये मिरर न्यूक्लियस नहीं बन सकता, आइसोबार तो है मगर मिरर न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो आइसोबार मिरर न्यूक्लियस हो ये जरूरी नहीं है, मगर मिरर न्यूक्लियस है तो वो आइसोबार भी होगा। थर्ड, आइसोटोन। आइसोटोन जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है A-Z, ये सेम होगा, तो आइसोटोन हुआ। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें 6 कार्बन 14 एंड 8O16 आर आइसोटोन। ये आइसोटोन है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप देखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 माइनस 6 कितना आ गया, 8। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 16 माइनस 8 कितना आ रहा है, 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो क्या हो जाएगा, आइसोटोन। फोर्थ पॉइंट है आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस सेम रहेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि A-2Z सेम रहेगा। ये आइसोडायफर्स की कंडीशन हो गई। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें 92 यूरेनियम 238 एंड 90 थोरियम 234 आर आइसोडायफर्स। यानी अल्फा डीके से जो न्यूक्लियस हमें ऑप्टेन होंगे वो भी आइसोडायफर्स ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस।
तो देखिए न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब स्फेरिकल है तो इसकी रेडियस भी होगी, और ये रेडियस किस पे डिपेंड करेगी? मास नंबर। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यह आ जाएगा R इक्वल टू R नोट ए पावर 1/3। हियर R नोट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.2 फर्मी होती है, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। क्वेश्चन में नहीं देगा, ये हमें खुद को ही याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए, यहां पे क्या है? मास नंबर। मास नंबर कहते हैं या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। ये हो गया नोट। सेकेंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस V इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। अब R क्या हो जाएगा? R नोट ए पावर 1/3 क्यूब। तो जिससे ये वॉल्यूम हो गया हमारे पास V इक्वल टू 4/3 पाई R नोट क्यूब A। ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? A। थर्ड, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मास अप्रोक्सीमेट होगा AMU। AMU जो है वो है एटॉमिक मास यूनिट। ये मास की स्मॉलेस्ट यूनिट है। 1 AMU इक्वल टू होता है मास ऑफ 1 एटम C12 अपॉन 12, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? 1/Na ग्राम। और इससे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि इक्वल टू हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। फोर्थ पॉइंट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करें तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया AMU, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो गया हमारे पास 4/3 पाई R नोट क्यूब A। ये मास नंबर से मास नंबर कैंसिल हो गया, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, हमें केवल ये ऑर्डर ही ध्यान रखना है, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस स्टार्टिंग पॉइंट को हमें ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये 2.3 आ रहा है कि 2.7 आ रहा है उससे मतलब नहीं, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। और यदि CGS में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता, सो इससे रिलेटेड 2 पॉइंट अपन नोट भी कर लेते हैं।
हो गया नोट? हो गया ना? मास ऑफ न्यूक्लियस ए मास नंबर है। एक जगह बता दिया ए मास नंबर, तो सब जगह ए मास नंबर है, कैपिटल है ना? अब हर जगह बार बार तो लिखेंगे नहीं कि उसको ए मास नंबर और जेड एटॉमिक नंबर है ना, ठीक है ना? नहीं, कोई बात आप पूछ सकते हैं। हाँ, और ये ध्यान दीजिएगा अप्रोक्सीमेट लिखा है हमने, ये साइन देखिएगा, नजर आ रहा है अप्रोक्सीमेट। न्यूक्लियस का या एटम का एग्जैक्ट मास की बात करें तो एग्जैक्ट मास तो AMU से कम ही होता है, मास डिफेक्ट होता है ना, वो आगे फिर बताएंगे। तो अभी तो हमने क्या किया है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में। हाँ भाई, लिखिएगा इसमें स्पेशल पॉइंट फर्स्ट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस is independent of mass number of nucleus. न्यूक्लियस के मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना? अब एक और क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक की ही लाइन है, तो हो सकता है उस पे AR क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना? तो लिखिएगा न्यूक्लियस behaves like a liquid drop. Nucleus behaves like a liquid drop. यानी न्यूक्लियस लिक्विड ड्रॉप की तरह व्यवहार कर रहा है ना? आगे लिखिए बिकॉज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड अपॉन size of nucleus, because density of nucleus does not depend upon size of nucleus. न्यूक्लियस की डेंसिटी न्यूक्लियस की साइज पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए लिक्विड ड्रॉप की तरह क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। लिक्विड ड्रॉप नहीं है, लिक्विड ड्रॉप की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे एग्जांपल समझिए, वाटर की एक स्मॉल ड्रॉप ली और वाटर की बिग ड्रॉप ली, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? दोनों की सेम रहेगी। क्लियर बात? तो जिस तरह से लिक्विड ड्रॉप की डेंसिटी लिक्विड ड्रॉप की साइज पे डिपेंड नहीं करती, इसी तरह से न्यूक्लियस की डेंसिटी भी न्यूक्लियस की साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है ना? तो ये एनसीईआरटी बुक का ये 3rd नंबर के पेज पे, ये 3rd या 4th नंबर पे ये लाइन लिखी हुई, तो AR आ सकता है, बना दिया जाए तो अपन ने इसके साथ ले लिया। क्वेश्चन अपन इस पे अगले टर्न पे लेंगे। वैसे इस चैप्टर में ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला पार्ट है वो आइंस्टाइन मास एनर्जी, एक तो रेडियस से रिलेटेड, दूसरा फिर आइंस्टाइन मास एनर्जी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ज्यादातर पार्ट क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास डिफेक्ट पे रहता है, ठीक है? तो वो अपन अगले टर्न पर कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।